हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। जो आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 2024 आने वाली है और साथ ही साथ जो यूपी आरओ की वैकेंसीज़ है उस पर भी लगातार नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, होपफुली एक आध महीने में उसकी भी वैकेंसी आ जाए। और बिहार पीसीएस के ऑलरेडी फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, साथ ही साथ उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे बीपीएससी 69 के रूप में। और एमपीपीसीएस और आरपीएससी जिसको राजस्थान पीसीएस कहते हैं, तो इन सभी के फॉर्म भी लगातार भरे जा रहे हैं और इनकी भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है दोस्तों आपकी तैयारी में, वो होता है घटना चक्र। अगर आप लोग घटना चक्र की जो सीरीज़ है जिसमें टोटल 30,000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं घटना चक्र के द्वारा, और साथ ही साथ उसमें जो मल्टीपल एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, अगर आप उसे सही ढंग से एनालिसिस कर लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको डीपली एनालिसिस करके समझ लें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका किसी भी एग्जाम्स का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आरओ का मेंस भी नहीं रुकेगा। जो आपको मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ हेल्पफुल रहेगी। तो घटना चक्र की सीरीज़ अपने आप में बहुत बड़ी एक रामबाण सीरीज़ है। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस और आरओ के साथ साथ अदर स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए घटना चक्र 2023 की कंप्लीट सीरीज़ को अब शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2023 की सीरीज़ में सबसे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को रखा है और जिसमें अगर आप देखेंगे कि 1990 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा जो कि 2017 तक मुख्य परीक्षा क्या थी, ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी, लेकिन 2018 के बाद रिटन फॉर्म में होने लगी। तो 2017 तक के जितने भी मेंस में प्रश्न आते थे उनको भी शामिल किया गया है। तो आज का हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा सामान्य भूगोल, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला कि सर सबसे पहले आप इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करिए। तो इसी कड़ी में आप लोगों की बातों का समर्थन करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया जा रहा है। और इसी में आप आगे देखते हुए चलेंगे कि ये बुक जो है कि 2023 की पब्लिकेशन है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 2023 के 8 भाग हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और ये सभी की सभी बुकें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2023 का ही पब्लिकेशन है ये लगातार। और इसी में आप देखेंगे ज्योग्राफी है जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे, वहीं जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी भी है, और स्टेट वाइज जो प्रश्न आते हैं वो सभी के सभी इसमें शामिल किए जाएंगे 8 वॉल्यूम में। तो हम लोग सबसे पहले कौन से वॉल्यूम नंबर को पढ़ रहे हैं, हम लोग 3rd वॉल्यूम नंबर पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और आप आगे देखेंगे इसके बारे में, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा सेगमेंट है विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे, डिटेल से समझेंगे इसको, पूरे के पूरे 30 चैप्टर्स जो पूरे हैं इंडियन ज्योग्राफी में उसको कवर करेंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट को भी हम लोग पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 52 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पब्लिकेशन ईयर जो कि 13वां संस्करण है, और संस्करण वर्ष जो है 2023 का है। तो 2023 की ये हम लोग घटना चक्र की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला चैप्टर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, भारत का भूगोल, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत के बारे में एक सामान्य परिचय। तो हम लोग भारत के बारे में जो सामान्य परिचय है उसको डिटेल से समझेंगे कि क्या उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सामान्य परिचय में भारत के क्षेत्रफल के बारे में, जो विश्व में कितना है और भारत का अपने आप में कितना है। तो इस पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं, और इसीलिए अब हम इसको करेंगे जूम, और अब हम लोग पढ़ाई करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि एशिया महाद्वीप में और साथ ही साथ दक्षिण एशियाई देश है, क्योंकि 7 महाद्वीप होते हैं जिसमें एशिया एक महाद्वीप है, और उसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बहुत सारे देश हैं जिसमें दक्षिण एशियाई देश के रूप में भारत को जाना जाता है। और अनियमित तरीके से चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अब चतुष्कोणीय आकृति किसे कहते हैं, तो आइए हम इसके ड्राइंग को भी देखते हैं भारत को।
अगर आप इसको देखेंगे गौर से कि चतुष्कोणीय आकृति का मतलब होता है कुछ इस तरीके की आकृति। देखिए चतुष्कोणीय का मतलब होता है कुछ इस तरीके की आकृति जिसमें 4 कोण की बात की जाती है। वैसे तो ये मैं स्क्वायर बना दिया मैंने, हालांकि चतुष्कोणीय कुछ इस तरीके की आकृति भी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का अगर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है और कुछ इस तरीके से जाता है और फिर यहाँ से लेंदी एक लेकर तो इस तरीके के एरिया को कवर कर रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर, क्योंकि ये रहा आपका इंडियन ओशन जो लिखा होता है और इसके उत्तरी वाले पार्ट में क्या होता है, हमारा भारत अवस्थित होता है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक ग्लोब है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आप देखते हैं जो देशांतरी विस्तार रेखाएं होती हैं, हम इसको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में भी या हो सकता है इसी क्लास में। तो ये 0 डिग्री आपकी जो लंबी रेखाएं होती हैं इस तरीके से, ये देशांतरी होती है, और ये जो रेखाएं होती हैं 0 डिग्री ये वाली, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो हमारे भारत की कुछ स्थिति यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर जब हम इस रेखा के हिसाब से भारत को डिवाइड करते हैं देशांतर के हिसाब से, तो ये वाला हिस्सा आता है पूर्वी और ये वाला हिस्सा आता है पश्चिमी। तो अब हम देखेंगे कि उत्तरी तो हमारा क्लियर हो गया भारत, साथ ही साथ हमारा पूर्वी भी हिस्सा क्लियर हो गया क्योंकि देशांतरी रेखा के पूरब में स्थित है। इसीलिए हमारे जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट के रूप में जानी जाती है। अर्थात भारत कैसे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी विस्तार के रूप में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब आपसे अगर कोई इमेजिन करवाने को पूछे या फिगर में पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमारे भारत की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। तो इसीलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत 7वें नंबर पे आता है और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है दुनिया में वो रूस का है, उसके बाद कनाडा का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर चीन का है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद हमारा भारत आता है प्यारा सा। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि भारत के बाद कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत के बाद आता है। तो यह भी एक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग के हम 6 देश तो याद कर लेते हैं, लेकिन भारत के बाद कौन सा देश आता है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल के आधार पर स्थान होता है वो 8वां होता है, अर्थात इंडिया के बाद इसका नंबर आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। और दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ, और वो दूसरी बात है कि जनसंख्या के आधार पे अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिएगा अपडेट करने वाली चीज़ कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश, लेकिन यहीं पर आपको अपडेट कर लेना है क्योंकि ये सामान्यतः पब्लिकेशन फरवरी में लॉन्च हो गया था, फरवरी या मार्च में, जबकि हमने रिपोर्ट में पढ़ा था मई के लास्ट में या मई में ही आप कह सकते हो कि भारत जो है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 देश बन चुका है, इसने चाइना को भी पछाड़ दिया है। तो जनसंख्या के आधार पे अब ये दूसरा नहीं है बल्कि पहले नंबर पे आ चुका है और दूसरे नंबर पे चाइना हो गया। तो ये अपडेट करना चाहिए आपको। और वहीं 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जरा इन 28 राज्यों को पहले आप एक तरफ से काउंट कर लीजिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पे इसको काउंट करवा देता हूँ 28 राज्यों को। तो जरा इस पे एक बार नज़र मारते हैं। हम लोग पहले तटीय क्षेत्रों को याद करेंगे ताकि एक सिस्टमेटिक आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन सके। सबसे पहले तटीय क्षेत्र हमारा शुरू होता है गुजरात से, तो गुजरात हो गया। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फिर थर्ड नंबर पे छोटा सा गोवा है, चौथे पे आप देखेंगे कर्नाटक, फिर पाँचवें पे आप देखेंगे केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गए तटीय प्रदेश, तटीय राज्य हो गए। अब ऊपर आप चलिए पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर। तो पाकिस्तान की सीमा वैसे तो गुजरात से शुरू हो जाती है, लेकिन हमने उसे तटीय राज्यों में गिन लिया है। तो यहाँ पे हम राजस्थान देखेंगे, फिर ऊपर पंजाब देखते हैं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे लद्दाख आ जाता है। लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे प्रदेश की तरफ। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और यहाँ उत्तराखंड आता है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सिक्किम देखने को मिलता है, फिर उसके
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है और यहाँ पे नागालैंड आता है। तो इस तरीके से जब आप और नीचे बढ़ेंगे तो मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और बांग्लादेश की सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, ये आसाम है अंदर, और साथ ही साथ फिर आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 28 राज्य हो गए और हमारे पास लगभग 4 यूनियन टेरिटरीज भी मौजूद हैं, जो कि 2020 से, ध्यान दीजिएगा, पहले दादर और नागर हवेली अलग थी और दमन दीव अलग थे, लेकिन 2020 में इनको भी एक यूनियन टेरिटरी बनाकर बना दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये 8 ही हो गई, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें कौन कौन से होंगे, एक तो दादर एंड नागर हवेली हो गया, फिर यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, यहीं इसी तरीके से जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, वहीं लद्दाख देखने को मिलेगा और दिल्ली देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 हमारे पास क्या हो चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अपडेट कर लेना है कि अभी जो हाल ही में सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी बनी है वो दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव, यानी ये जो गुजरात के तट पे थे ये दोनों ही, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। और इससे पहले निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर आते हैं और लद्दाख आते हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल, अब भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो दुनिया में हमें देखना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और इसमें हमारा प्यारा भारत ये दिख रहा है 7वें नंबर पे। तो प्यारा भारत जो ये दिख रहा है इसी की बात की जा रही है। और ये देखिए मैंने बताया 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है जो भारत के बाद आता है। तो ये भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। केवल किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है पूरा का पूरा इसका मल्टीपल करके पूरा क्षेत्रफल, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। यानी पूरी दुनिया का जो भी क्षेत्रफल होगा उसका भारत कितना कवर कर रहा है, 2.4%। और भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताया गया है, लेकिन अब ये जनसंख्या का जो रेशियो है आई थिंक वो बढ़ के 17.7 तक चला गया है। कितना, 17.7 तक। ये कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है कि इसे कंफर्म करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2,934 किलोमीटर है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये मुख्य भूमि क्या है, तो पहले तो इसको समझते हैं मेरे दोस्तों, मुख्य भूमि क्या होती है। देखिए जो ये मुख्य भूमि की बात की जा रही है कि उत्तर से दक्षिण, तो मुख्य भूमि में ये रहा आपका सबसे उत्तरी पॉइंट और ये रहा आपका सबसे दक्षिणी बिंदु और ये रहा आपका सबसे पूर्वी बिंदु और ये रहा आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। इसी को हम कहते हैं मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब हो गया कि इसमें यूनियन टेरिटरीज जो हमारे समुद्र में स्थित है, जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप हो गया या दमन दीव दादर नागर हवेली हो गए या पुदुचेरी की बात करें, तो इन सभी को हम लोग छोड़ देते हैं। केवल जो भारत के हमारे 28 राज्य होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज, इनको मिलाकर ही हम मुख्य भूमि कहते हैं। अर्थात इसमें हम जलीय क्षेत्र वाली जो भूमियां हैं हमारी, जो द्वीपीय क्षेत्र की भूमि होती है, द्वीप वाली, आइलैंड वाली, उनको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लेंथ है, यानी जम्मू कश्मीर अर्थात लद्दाख का सबसे ऊपरी पॉइंट और हमारा जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसकी दूरी जो पूछ रहा है वो है 3,214 किलोमीटर। अगर आप लद्दाख के सबसे उत्तरी बिंदु से अगर आप यात्रा करेंगे और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास पहुंचेंगे केप कमोरिन में, तो आपको 3,214 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें जो आपको यात्रा करनी पड़ेगी वो लगभग 2,933 किलोमीटर करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई मुख्य भूमि की बात। अब देखिए आप में से ही कई सारे बिगिनर स्टूडेंट हैं जो पहली बार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग पहली बार घटना चक्र को पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, तो उन लोगों के लिए मैं आसान भाषा में ही लेकर चलूँगा। साथ में मैप का भी सहयोग करेंगे, हम लोग मैप की हेल्प भी लेंगे। और कुछ लोग जो है कि बिगिनर नहीं होंगे, पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, इस फील्ड का आइडिया होगा उन्हें, तो उनके लिए भी घटना चक्र, हालाँकि ये जो चैप्टर्स
ये बहुत बेसिक चैप्टर मैं बता रहा हूँ, जिसमें जो पुराने स्टूडेंट होंगे, जो मेरे बड़े भाई बहन होंगे, उनको तो ये पूरी आइडिया होगा कि भारत का उत्तरी दक्षिणी बिंदु क्या है और ये सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं दोस्तों, उनको भी ये चीज़ समझनी होगी, इसीलिए उनको समझाने के लिए ही मैं आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, सारी घटना चक्र को पढ़ेंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका 3 से 4 महीने में पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा, साथ में लगातार इसकी क्लासेस आप लोग देखते रहिएगा, तो आपका घटना चक्र प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के लिए भी हम लोग इसको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कि आप लोग पढ़ने पर फोकस दीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी और जानकारी के रूप में क्या हमें मिलता है। तो हम देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 32,87,000 का जो रेंज है, इसमें पूरा का पूरा जो है कि भारत शामिल है। फिर चाहे वो पीओके वाला हिस्सा हो या अक्साई चीन वाला हिस्सा हो, ये सारा का सारा शामिल किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको पीओके का हिस्सा कौन सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो दोस्तों क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र एरिया है, ये आपका पीओके का क्षेत्र कहलाता है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। इसीलिए इसको कहा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया है। हालांकि अब तो लद्दाख के क्षेत्र में आ गया यूनियन टेरिटरी बनने से, लेकिन उसका जो शुरू से विवादित मुद्दा है वो पीओके के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्रफल को भी हम लोग काउंट करके चलते हैं। इसीलिए भारत अपने नक्शे पर पूरा जो है कि सरकार के द्वारा पूरे भारत का नक्शा दिखाया जाता है, जिसका पाकिस्तान विरोध करता है कि ये पीओके वाला हिस्सा तो हमारा हो गया है। वहीं चाइना भी विरोध करता है कि ये वाला जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ये हमारे चाइना के पास है, तो इसको भी आप मैप में मत दिखाइए। लेकिन भारत एक संप्रभु और गणतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्र है भारत में, संप्रभुता है, वो किसी भी देश की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी चीज़, जो क्षेत्र हमारा है वो तो हमारा है ही दोस्तों, उसे दिखाने में क्या हर्जा। तो ये पूरा का पूरा नक्शा बनाया जाता है। तो इसी को चाइना के कंट्रोल में जो अक्साई चीन वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पीओके वाला हिस्सा है इसकी भी हम लोग बात इसमें कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्रफल को मिला के ही भारत का क्षेत्रफल जो हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर एक अंतिम आंकड़ा जो दिया गया 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। अब यहाँ पर ये देखना है कि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए जैसे छोटे एग्ज़ाम हो गए, UPSSC का हो गया, या ग्राम पंचायत अधिकारी का हो गया, लेखपाल के एग्ज़ाम हो गए, BDO के एग्ज़ाम्स हो गए, तो इनमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी सिविल सर्विसेज में ये सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके और आगे की कड़ी में क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न कोश शुरू हो चुका है। तो अब आइए प्रश्न को करते हैं। अब जरा यहाँ पर आप समझेंगे पूरी तरीके से कैसे। तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे तो ये प्रश्न आ रहा है, और वो जल्दी जल्दी करने की वजह से ये प्रश्न गलत कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है, और यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पहले ही, क्योंकि छठा नहीं है बल्कि 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, यह बात सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत की यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होता है, तो भारत का ये जो गुजरात वाला पार्ट होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने भारत का थोड़ा सा नक्शा बना रहा हूँ मैं आपके लिए, मेरे से वैसे बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अक्षांश रेखा जाती है, यहाँ से बीचों बीच, यानी आधा भारत आपका ऊपर रहता है और आधा भारत आपका नीचे रहता है। तो ये वाली बात भी सही है, कर्क रेखा ही डिवाइड करती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं। उष्णकटिबंध का मतलब होता है गर्मी वाला क्षेत्र।
तो भारत गर्मी के साथ साथ हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आप देख सकते हैं, सिक्किम का एरिया देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे, तो यहाँ पे बर्फ़ और पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो भारत पूरी तरीके से उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है और कुछ हिस्सा जो है कि शीत कटिबंध में आता है, अर्थात शीतोष्ण जिसे कहते हैं, कि ठंडा और गर्म दोनों ही प्रदेश यहाँ पे पाए जाते हैं। तो केवल आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। तो इस आधार पे आप जब कूट से सही उत्तर का चयन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, दूसरा और तीसरा आपका सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पुस्तक की प्रामाणिकता अभी देख लीजिए। ये देखिए प्रश्न इसमें पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था, 2023 में नहीं, क्योंकि ये घटना चक्र फरवरी 2023 में तो पब्लिश हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, फरवरी मार्च में तो इसका पब्लिकेशन ही आया है, तो मई के एग्जाम्स को तो कवर करेगा नहीं, लेकिन 2022 के पेपर को कवर करेगा। और यही प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था पहले ही चैप्टर से। तो अब अगर ये भविष्य में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट अर्थात कर्क रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, अगर हम देखें तो ये आपके उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए पहला और चौथा कथन तो गलत हो गया, 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस तरीके से आपने देखा पहला प्रश्न जो आपके यूपी पीसीएस प्री 2022 में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो यह भी गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भारत विश्व का कौन सा है, 7वां बड़ा देश है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वहीं दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। यह बात बिल्कुल सही है कि भारत 2.4% जो है कि क्षेत्रफल को कवर करता है पूरी दुनिया के, और समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह भी गलत हो गया। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात सही है कि ये जो देशांतर रेखा आती है दोस्तों, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती, जो कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो गुजरती है। हमारे यूपी में अगर हम देखें तो इलाहाबाद में मानिक मतलब जो कड़ा वाला क्षेत्र है, जो मिर्ज़ापुर के पास का, वहाँ से होकर ये गुजरती है। तो इसलिए यह भी सही है और यह भी, तो 2 और 4 यहाँ पे सही है। कूट की सहायता से अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 सही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा स्टेटमेंट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपसे 2022 में रिपीट कर दिया गया, जो कि आपके मेंस यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था। अगर जो बच्चे घटना चक्र की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 2022 में यह प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें यह प्रश्न 2006 का मेंस वाला जरूर मिला होगा। तो केवल आखिरी स्टेटमेंट को छोड़ दें तो 3 स्टेटमेंट तो आपको वैसे भी सही हो जाते। तो यही इसका फ़ायदा होता है घटना चक्र को बार बार रिवीजन करने से। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे इसकी व्याख्या को। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो अक्षांशीय विस्तार वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं। आइए, अब यहाँ पर आपने जो लिखा, यहाँ पे देखा कि सर 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री जो 6 मिनट तक जा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा कि ये रहा आपका सबसे अंतिम बिंदु। ये आपका शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट या 4 मिनट कह दीजिए, और जबकि जो भारत की मुख्य भूमि है ये वाली, ये शुरू होती है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से। तो जो मुख्य भूमि की बात होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, जबकि संपूर्ण भारत की बात होती है, जब संपूर्ण भारत की बात, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार का जो सबसे निम्नतम बिंदु है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट बिंदु, वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ख़त्म हमारा यहीं पे होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो इसीलिए हमने इसकी बात की है यहाँ पर आपसे।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही होता है। अतः कथन 1 और 3 तो गलत हो गए। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 अधिकृत किए हुए है, यह भी सही है। और 82.5 डिग्री जो है यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और यह बात भी सही है। और ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने अभी आपको बताया भी है प्रश्न में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से वो 5 राज्य हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत का जो स्थान आता है वो 7वां आता है, जबकि फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कौन, रसिया आता है, रूस। और 8वें नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, अर्जेंटीना आता है। कौन आता है दोस्तों, अर्जेंटीना। और 6ठे नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आपको ये आगे पीछे का तो पता होना चाहिए कि भारत का अगर 7वां है तो 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होता है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना होता है। तो ये स्थिति आपकी हो गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो MPPCS में भी आया हुआ है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर पे आता है। तो वही चीज़ है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी व्याख्या ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% है। यह बात सही है। हालांकि वर्तमान में 17.7 के आसपास हो चुकी है, लेकिन जब प्रश्न में पूरा कंप्लीट परसेंटेज दे रहा है 16, 17, 18, 28, तो हमें कोई एक आंसर तो चयन करना ही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। आप इसको भी देख सकते हैं। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि समस्त संसार का 2.4% है। जबकि जनसंख्या में भारत की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था 6,40,000। देखते हैं अगर 6,40,000 ऑप्शन में नहीं होगा तो हमें 6,30,000 को ही आंसर मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डी दे रहा है, यानी डी का मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल, क्योंकि 6,40,932 गाँवों की संख्या 2011 की जनगणना में बताई गई है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भाई देख लेते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब आप सर कहेंगे कि ये मिलियन वर्ग किलोमीटर कैसे हो गया, हमने तो पढ़ा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसी को दोस्तों 32 लाख को जब आप मिलियन में जब देखोगे, यानी 10 लाख का क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो 3 मिलियन का मतलब हो गया कि आपका 30 लाख हो गया, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 30 + 2 32 लाख हो गया। ऐसे आप देख सकते हो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो 8 डिग्री है ये आपका तमिलनाडु का जो केप कमोरिन कन्याकुमारी वाला पॉइंट है वहाँ से शुरू किया गया है, न कि ग्रेट निकोबार। जबकि दोनों ही पॉइंट जो होते हैं अक्षांशीय विस्तार दोनों सही माने जाते हैं एग्जाम में। भारत का रेखांशीय विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। यानी ये जो आपका स्टार्टिंग होता है यहाँ पे गुजरात से, तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे जाने के बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है जहाँ से म्यांमार लगना शुरू हो जाता है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट होता है। और आगे हम इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, 3.28 मिलियन वर्ग या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भूमि का जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, मुख्य भूमि का मतलब होता है इसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया, स्पेशली अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो इनकी मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये उत्तर और पूर्व याद रखना है आपको। और 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे नई यूनियन टेरिटरीज है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इसे हम कहते हैं। और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य। अब यहाँ पर फोकस करना है कि गलत पूछा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं RO की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी कि यूपी RO मेंस में 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये बात सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। देखिए उस समय जब प्रश्न आया था तब ये बात सही थी, लेकिन अब ये आपको दूसरा नहीं बल्कि प्रथम यानी कि पहला राष्ट्र मान के चलना पड़ेगा।
इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह बात भी सही है कि जो भारत की मुख्य भूमि की जो भूमि सीमा है, जो गुजरात को से लेकर पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि समुद्री सीमा नहीं है, केवल भूमि है, मुख्य भूमि सीमा, इसकी बात हो रही है, तो ये 15,200 किलोमीटर हो गई। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आपका सूर्य का उदय होता है। तो अगर आज के हिसाब से देखें तो बी भी गलत हो जाएगा और डी भी, लेकिन जब प्रश्न आया था तब दूसरे नंबर पे हमारा भारत राष्ट्र था, इसलिए इसका उत्तर डी माना गया है। तो मैंने दोनों ही बातें आपको अपडेट कर दी हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में होता है, और सबसे लास्ट में कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये 2016 के प्रश्न के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन अब जो अगर हम बात करेंगे तो ये पहला राष्ट्र हो गया है। और मुख्य सीमा का विस्तार भी लगभग 15,200 किलोमीटर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगले चैप्टर की ओर देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास से हम लोग थोड़े टॉपिक को ज़्यादा कवर करते हुए चलेंगे। आज ये पहली क्लास थी जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी था समझना कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे लगातार पीडीएफ्स, नोट्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती है। क्लास की भी अपडेट्स वहाँ पे मिलती है। डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पे अपने डिस्कशन में अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स को देख सकते हैं, वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग आप एक्सेस कर सके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।